हेलो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। फ्रेंड्स, बहुत टाइम से वीडियो बनाने का समय नहीं लगा, इसीलिए आज बहुत दिनों में वीडियो बना रहा हूँ। तो आज मैं सारी चीज़ें बताता हूँ कि क्या क्या दिक्कतें आपकी ईपीएस में आती है। आज ईपीएस के ऊपर टॉपिक है, ईपीएस के ऊपर हमारा टॉपिक है। आज हम पूरी डिटेल ईपीएस के बारे में देंगे कि ईपीएस कैसे एकदम फॉल्ट ढूंढें, मतलब 5 या 3 मिनट में आप फॉल्ट ढूंढ सकते हैं। ये जो हमारा पास होती है फ्रेंड्स, ये जो आईसी होती है ना, मेन वाली प्रोसेसर, ये आईसी जो सबसे बड़ी आईसी होती है जिसे सीपी बोलते हैं, इसके पास में ही एक फ्यूज़ लगा होता है 0 नंबर का। तो फ्रेंड्स, इसकी वैल्यू अगर बीप मारती है तो ठीक है, अगर नहीं आती है तो फिर गलत है। तो फ्रेंड्स, इसी तरीके से अगर हम फॉल्ट को ढूंढेंगे तो ये अगर ये बीप मारता है तो ठीक है, फिर भी हमें फॉल्ट नहीं मिलता है तो हमारा जो उसके पीछे जो मेन कपलर होता है ना, इसका मैं आपको दिखा दूँगा। अब इसमें ये जो 2 कपलर हैं, ये इनपुट और आउटपुट 12 वोल्ट, ये हमारा इनपुट हो गया, ये हमारा आउटपुट हो गया। तो फ्रेंड्स, ये जो होता है इसके पीछे ये होती है एक रेजिस्टेंस लगी होती है 206 वाली। तो फ्रेंड्स, इसकी वैल्यू 67 होती है ज़्यादातर। अगर इसकी वैल्यू ज़्यादा आती है, बढ़ती है, मेगा ओम में पहुंच जाती है, तो ये ख़राब हो जाती है। अगर मान लो ये हमारी, कभी कभी ऐसा होता है कि इनकी वैल्यू सही दिखाएगी, लेकिन इसे हमें इसे रेजिस्टेंस को निकाल के ही चेक करना पड़ता है। ये निकाल के अगर इसकी वैल्यू इतनी आई, इसकी जितनी वैल्यू है तो सही है, वरना गलत हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, और क्या दिक्कत आती है इसके, ये 2 रेजिस्टेंस जो बड़ी बड़ी होती हैं, ये बाहर निकाल के चेक होती हैं। और दूसरे नंबर पर मान लो फॉल्ट है, नहीं मिलता, तो फॉल्ट ये एक से 1 मिनट में दोनों निकल जाती हैं और लग भी जाती हैं, इतनी इजी निकल जाती हैं। वो तो मैंने आपको वीडियो में बता रखा है कि आयरन, ये जो हमारी रेजिस्टेंस है, इसकी एक कोने पे आयरन रखें और हल्का सा ऐसा उठाएं, एकदम उड़ जाएगा। फिर इसे दूसरी पोल पे ऐसा करें, फिर वो बाहर आ जाएगी, रिमूव हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, अब जो हमारा वो है, हम पीछे की तरफ आ जाते हैं, डिब्बी के पीछे की तरफ आ जाते हैं, जो पीछे का हिस्सा है वो फ्रेंड्स ज़्यादातर क्या होता है, यो 104 ओम की 104 ओम की रेजिस्टेंस जो होती है वो कभी कभी ख़राब हो जाती है, उसकी वैल्यू मेगा ओम में पहुंच जाती है, यानी मिलियन ट्रिलियन में पहुंच जाती है। तो फ्रेंड्स, ये जो दिक्कत आती है ये ज़्यादातर इससे भी आती है, जो 104 की रेजिस्टेंस है, ये जो एकदम हाई पर चला जाती है। मान लो इसकी वैल्यू 9.9 आ रही है तो इसका मतलब ठीक है। अगर इसकी वैल्यू कुछ ज़्यादा ही आ रही है, मतलब 9 पॉइंट से भी 100 100 ये 150 आ रही है, मतलब ख़राब है। फिर इसके पास में ही लगी रहती है 47 ओम की रेजिस्टेंस जो होती है फ्रेंड्स, इसकी वैल्यू आती है 2.6 आती है। मान लो किसी किसी में होता है 2.4 भी आती है इसकी वैल्यू, मीटर से चेक करोगे तो। और ये नहीं होता आपसे कि इसकी वैल्यू समझ नहीं आ रही, तो इसे निकाल के चेक करें, इसकी वैल्यू 47 ही आएगी, 47 आएगी। फिर अगर 47 नहीं आती तो आपको चेंज करनी पड़ेगी। फिर उसी के पीछे जो साइड में फ्यूज़ होते हैं, 100 का फ्यूज़ होता है, 100 नंबर का फ्यूज़ होता है। फिर छोटे छोटे 100 के होते हैं, 4-5 फ्यूज़ होते हैं पीछे। फिर एक बहुत बड़ा फ्यूज़ होता है, उस पर लिखा है 222 करके ऐसे, और डी बना होता है ऐसा करके ना, वो सबसे बड़ा फ्यूज़ होता है। उसकी एक प्रोब इधर, एक इधर, दोनों लगाएंगे तो इसमें बीप की आवाज़ आनी चाहिए। अगर नहीं आ रही है तो मान लीजिए ख़राब है, बिल्कुल ख़राब है, इसे चेंज करना पड़ेगा। मान लो कभी कभी वो उसमें बीप मार देता है,
बोर्ड के अंदर, तो तुम्हें बाहर ही निकाल के चेक करना पड़ेगा, क्योंकि ये लिक्विड आईसी होती हैं। लिक्विड आईसी जो होती है वो बाहर निकाल के चेक होती है ज़्यादातर, इन केस में बाहर ही निकाल के चेक होती हैं। इसे बगैर बाहर निकाले चेक नहीं कर सकते, बड़े रेजिस्टेंस जो होते हैं बाहर ही निकलते हैं। तो फ्रेंड्स, मेरा जो आज का टॉपिक था वो यही था कि ईपीएस के बारे में ज़्यादा मालूमात दूँ और ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी पहुँचाऊँ आप तक। और इस वीडियो का बनाने का पर्पस भी यही था बस, कि आप जल्दी से जल्दी आप सीखें कुछ काम को और समझें। ज़्यादातर इलेक्ट्रॉनिक में आप ज़्यादातर अगर मान लो डब्बी चेक करने का सही तरीका तो यही है, ये जो इसके आउटपुट इनपुट है इन पे ही चेक करना पड़ता। मान लो आपने डब्बी तैयार कर दी और चेक नहीं कर रहा है, गाड़ी लगा के भी, या यार मोटर का भी दिक्कत हो सकती है, तो मान लीजिए आप इसमें 12 इसका मीटर से वोल्टेज चेक कर सकते हैं। इनपुट आउटपुट, इनपुट तो आप लगाओगे, आउटपुट चेक कर सकते हैं कि स्टीयरिंग में जा रही है नहीं जा रही है। कभी कभी ऐसा होता है कि स्टीयरिंग एंगल भी ख़राब हो जाता है, मोटर भी ख़राब हो जाती है, लेकिन समझ में नहीं आती, तो आप ज़्यादातर उसका वीडियो, उसका स्टीयरिंग की मॉड्यूल का कपलर निकाल के आपको रिमूव करके उसके वोल्टेज चेक करने पड़ेंगे। और दूसरे नंबर पे क्या होता है, बस ये ज़्यादातर यही ख़राब होती है। और हाँ फ्रेंड्स, ये जो छोटी छोटी रेजिस्टेंस लगी होती हैं ज़्यादातर एक जगह पे पीछे की साइड, तो कभी कभी उनकी वैल्यू 5, 6, 2, 5 ऐसा करके आती हैं। तो फ्रेंड्स, इनमें भी ज़्यादा गड़बड़ होती है, इनमें यूँ ख़राब हो जाए, यूँ ख़राब हो जाए, यूँ ख़राब हो जाए, कह नहीं सकते, मतलब ये चेक करनी पड़ती है। मान लीजिए जैसे रेजिस्टेंस के ऊपर है, बहुत इजीली है कि आप इसे रेजिस्टेंस को ना निकालेंगे जब भी ये चेक हो जाएगी, क्योंकि इसकी 5 या 6 या इनसे ऊपर नहीं आती। अगर इनसे ऊपर आती है, हर हैज की इसकी 7 पहुँच जाए, मान लो से 6-7 तक पहुँच रही है, ठीक है। अगर नहीं पहुँच रही ना वैल्यू, तो इसे चेंज करनी पड़ेगी, ख़राब है। अगर वैल्यू ज़्यादा है या कम है तो आपको चेंज करनी पड़ेगी, क्योंकि ये लिक्विड आईसी होती हैं। लिक्विड आईसी में क्या होता है कि इन्हें करंट ज़्यादा मिलता है तो ये जल जाती है अंदर से, इसका जो लिक्विड है वो ख़राब हो जाता। तो वो लिक्विड ख़राब होने के कारण वो ना उसे ज़्यादा मात्रा में पहुँचाने लगता है करंट को। मान ली हमें ज़रूरत है 12 की, अब प्लस दे दिया हमें कम से कम 13 वोल्ट, तो ये ज़्यादा हो गया ना, 1 वोल्ट ज़्यादा हो गया। तो स्टीयरिंग जो मोटर का सेंसर जो काम करता है वो वोल्टेज के ऊपर काम करता है कि कितने वोल्ट मुझे बाहर से मिल रहा है। इसलिए फ्रेंड्स, ये ना रेजिस्टेंस की, लिक्विड आईसी की जानकारी के बारे में मुझे इतनी मालूमात है, जितनी मेरे पास थी मैंने आपको बता दी। और आपको ईसीएम के बारे में अच्छे से अच्छी वीडियो बना के दूँगा, बिल्कुल इजीली इस पर समझा के, कि एकदम आप समझें ईसीएम कैसे रिपेयर करें। और बस फ्रेंड्स, चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें वीडियो को, चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।